उन थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो थ्योरी ली है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ भी नहीं आ रहा। इन थ्योरीज को हम दो भागों में बांटते हैं। उसका जो आधार है वो तारों की संख्या, यानी ग्रहों के निर्माण में कितने तारे भाग ले रहे हैं। अगर एक ही तारा भाग ले रहा है, एक ही तारे से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो हम उसे अद्वैतवादी परिकल्पना के नाम से जानेंगे। और अगर बात करें हम कि तारों के निर्माण में या विभिन्न ग्रहों के निर्माण में दो से अधिक तारे भाग ले रहे हैं, तो हम उसे द्वैतवादी या ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। और अब जो ये बने प्लानेट, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब ये ड्रॉबैक्स क्या रहे, तो उस ड्रॉबैक्स पर हम बात करते हैं, क्या कमियां रही। ठीक है, सबसे पहले जो कमी है कि जब कोई पदार्थ आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो उसकी रोटेशन का जो फोर्स है वो बढ़ता नहीं है। जैसा कि कांट कहते हैं कि जैसे जैसे पदार्थ टकराते गए, निहारिका या जो नेबुला है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती गई। सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि अगर कोई पदार्थ घूम रहा है, कोई चीज बहुत तेज गति से घूम रही है, चाहे पंखा ही है, तो पंखा घूम रहा है और पंखे के नीचे हम कह सकते हैं कि चुंबक लटका रहे हैं, या फिर पंखे की जो ब्लेड्स हैं उस पर कह सकते हैं कोई पदार्थ या कोई चीजें लटका रहे हैं, तो पंखे की स्पीड कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो सबसे पहले ये कहते हैं बढ़ती है, सबसे पहली कमी। दूसरी जो कमी है कि वो कहते हैं कि आद्य पदार्थ जो थे उनमें गति कणों के आपस में टकराहट से हुई। ये बात भी काल्पनिक नजर आती है कि अगर कोई पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनमें गति कम होगी, गति बढ़ेगी नहीं। जैसे कि हम किसी दो पत्थरों को आपस में हवा में उछालते हैं, दोनों को टकराते हैं, तो वो जब एकदम उनके बीच में टक्कर होगी, तो टक्कर होने के बाद उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कम होगी, न कि बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी उसका ड्रॉबैक है। फिर उसकी कांट की ने माना कि जो निहारी का जो आकार है वो आकार बढ़ता गया, जैसे जैसे घूमती गई पदार्थ जुड़ते गए और आकार बढ़ता गया। जब पदार्थ जुड़ते गए तो उसके आकार में वृद्धि होगी, तो आकार में वृद्धि होगी तो इसकी स्पीड है वो बढ़ती गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आकार बढ़ता है तो जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। और यदि गति बढ़ती है, यदि स्पीड बढ़ेगी, तो आकार घटता है। यानी अगर किसी घूमती हुई चीज का अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हम उसका वजन कम करेंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा ये कहते हैं कि जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, ठीक है, और वैसे वैसे उसकी स्पीड है बढ़ती गई। इस कारण इस परिकल्पना को गलत प्रमाणित किया गया। परिकल्पना थी, मस्तिष्क की उपज है, तो सही होना या नहीं होना ये डिपेंड करता है कि हम उसे तर्क की कसौटी पर परखें। लेकिन परख नहीं पाने के कारण ये जो हाइपोथेसिस है ये आपकी नहीं मानी गई। और लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है, कि इस दिशा में जब प्रयास, सबसे पहला प्रयास था इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, और दूसरे जो विद्वान थे उनके लिए एक आधारशिला थी, उनको एक बेस मिला कि हम इस वे में सोच सकते हैं। और इसी का प्रतिफल है कि एक नई परिकल्पना आएगी, वो है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। अब इनकी कमियां क्या रही, इन्होंने कहा कि आदि पदार्थ थे, अब वो आदि पदार्थ कहाँ से आए ये स्पष्ट नहीं कर पाए। फिर वो कहते हैं कि ये पदार्थ जो थे वो आपस में टकराए, और टकराने के बाद स्पीड बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो निहारिका जो बनती है उससे पहले की। अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो यहाँ तक आ रही है कि ये निहारिका इन तीन प्रोसेस में आद्य पदार्थ कहाँ से आए, प्रॉब्लम,
वो स्पष्ट नहीं कर पाया, भगवान ने बनाए। और विज्ञान जो है इन चीजों को नहीं मानता कि भगवान के पास बने हुए पदार्थ है। फिर वो आपस में टकराए, कैसे टकराए, कौन सा बल वहां पर लगा? कोई पदार्थ आपस में अपना आप तो टकरा नहीं सकते, अगर टकराए तो कह सकते हैं आज भी टकराते होंगे। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये पदार्थ आपस में जुड़ते गए, नेबुला की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती गई। तो ये जितनी भी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो नया जो विद्वान जो है उसने क्या किया, इस पोर्शन को ही गायब कर दिया। इस पोर्शन को, कि जो निहारिका जहां तक बनती है वहां तक के पोर्शन को गायब कर दिया, और एक नई परिकल्पना जो प्रस्तुत की उसको कहा जाता है आपके नेबुलर हाइपोथेसिस। इसको समझते हैं तब तक ये चित्र देख लीजिए वापिस। आद्य पदार्थ थे, बिखरे हुए थे, आपस में टकराए, जैसे जैसे टकराते गए नेबुला की स्पीड बढ़ती गई, नेबुला की स्पीड बढ़ती गई, और बीच में कह सकते हैं कि केंद्रोपसारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, तो बीच का जो पदार्थ है उसमें से पदार्थ उससे टूटकर अलग हो गए, और इस प्रकार से हमारे प्लानेट बने। और प्लानेट में से भी कुछ पदार्थ बाहर निकले, वो आपकी सैटेलाइट बनते हैं। तो ये आपकी गैसियस हाइपोथेसिस है कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। आई होप यहाँ तक समझ गया हूँ। फिर नेक्स्ट उसके बाद ये 1755 की बात है। शुरुआत होती है कास्ट दबापन 1749 1749 में। उसके बाद कांट जो आए उन्होंने 1755 में अपना सिद्धांत दिया। लाप्लास जो कमियां कांट की थ्योरी में रही, उन थ्योरी में की कमियों को दूर करने के लिए 1796 1796 में इन्होंने कांट के सिद्धांत को संशोधित किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए और कहा कि पहले से ही एक तप्त का अर्थ था हॉट, गर्म, निहारिका से पहले एक ही छल्ला निकला। पहले से वो बता रहे हैं कि एक निहारिका थी और उसमें से एक छल्ला निकला, और वही छल्ला, एक ही छल्ला निकला, और वही जो छल्ला छल्ला यानी रिंग, वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। और ये जितने भी जो रिंग्स हैं वो जो पितृ छल्ला यानी जो मुख्य जो छल्ला है उसके चारों दिशाओं में घूमने लगे। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले से ही एक आपका इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा आपको। एक दो बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आसानी से तो लाप्लास को हम समझते हैं। लाप्लास जो है उनकी जो थ्योरी है उसको समझने के लिए हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि पहले से ही एक नेबुला थी, गर्म थी और घूम रही थी। ठीक है, इसी नेबुला में से एक टुकड़ा रिंग्स बाहर निकला। नेबुला पहले से था और इसी नेबुले से क्या निकला, ये रिंग अलग हुआ। ये जो मुख्य है, ये जो है वो तो क्या बना आपका मुख्य पेरेंटल, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो पितृ ग्रह था ये तो था सूरज। ठीक है, ये जो कह सकते हैं कि इससे अलग होने वाली एक रिंग थी। ये जो रिंग है, ये रिंग जो है वो कन्वर्ट हुई। ठीक है, कितने भागों में कन्वर्ट हुई, कि ये जो रिंग्स हैं यही रिंग कन्वर्ट होती है 9 छल्लों में। इसी रिंग में से एक रिंग में से कितने छल्ले निकले, 9 छल्ले इस प्रकार से निकले। और 9 जो छल्ले हैं वो पर हमारे विभिन्न जो प्लैनेट्स हैं वो बन गए।
सिंपल सी है एकदम से, ठीक है। वो कहता है कि बाद में जो ये रिंग्स निकले उनमें से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक पृथ्वी भी शामिल है। इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को पितृ ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन इस तथ्य के विपरीत दो ग्रह ऐसे हैं, शनि और बृहस्पति, सैटर्न, और एक आपका बृहस्पति जो है वह अपने पितृ ग्रह, यानी जो पितृ ग्रह का अर्थ है सन, सूरज की विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। इसी को हम वापस किताब के माध्यम से समझते हैं। लाप्लास क्या कहते हैं? लाप्लास कहते हैं, किताब का नाम 1796 में, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये किताब का नाम। और इसमें चेंजेस किए, कौन सी? कांट में जो कमियां थी उसमें कमियां थी। अब कांट वाले में कौन कौन सी कमियां थी? सबसे पहले कि आद्य पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे टकराए, ठीक है। इन कणों के टकराने से स्पीड जो है वो बढ़ नहीं सकती। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो उसकी स्पीड जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, किसमें थी? कांट वाले में। इस कांट वाले की जो थ्योरी थी उसमें कुछ चेंजेस, यानी उसको पहले से ही उसने सही कर दिया और मान लिया। और क्या माना कि सबसे पहले उसने कहा कि निहारिका गर्म थी या नहीं थी, उसने पहले से कह दिया कि पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी, नेबुला था। नेबुला जो बहुत बड़ा था और ब्रह्मांड में घूम रहा था, पहले से ही था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स थी वो नेबुला बनने से पहले तक की थी, तो उसको क्लियर कर दिया कि हाँ पहले से ही एक नेबुला था जो ब्रह्मांड में स्थित था, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉब्लम की ये पहले से ही घूम रहा था। क्यों? प्रॉब्लम क्या थी? पहले तो क्या वो पदार्थ आपस में जुड़ते गए, तो इस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया। जैसे जैसे जुड़ते गए स्पीड बढ़ती गई, इसको भी सॉल्व कर दिया कि नहीं पहले से ही घूम रही। अब कैसे घूम रही थी वो एक अलग विषय है। नेबुला था मीन्स था, घूम रहा था मतलब घूम रहा था, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये जो निहारिका, ये जो नेबुला है वो धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़, तो वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उसका आकार है वो धीरे धीरे कम होता रहा। ये कुछ पहले से ही उसने सोच रखा था और उसके बाद उसने अपना सिद्धांत दिया। किस प्रकार से देता है? वो कहता है कि प्राचीन समय में, अतीत काल में, ब्रह्मांड में एक घूमता हुआ गतिशील गर्म महापिंड था, बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा तारा था, जिसको इसने नाम दिया। निहारिका जो घूम रही थी, उस घूमने के कारण उसकी जो उष्मा है, उसकी हॉटनेस है, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। इस कारण उसका जो बीच वाला जो भाग है वो ठंडा होने लगा। यानी जैसे कि ये निहारिका है, तो निहारिका जब घूम रही है तो सबसे पहले कोई चीज को कह सकते हैं कि अगर ठंडा होगा तो सबसे पहले वो बाहर वाला हिस्सा ठंडा होगा, धीरे धीरे कह सकते हैं कि केंद्र स्थान की ओर ठंडा पड़ जाएगा। कोई भी वस्तु, या फिर हम फल ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, तो सबसे पहले वो बाहर से सूखता है, अंदर से सूखते समय कह सकता है कि टाइम लगता है। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे निहारिका घूम रही थी तो उसका बाहर का जो हिस्सा है वो सूखने लगा, ठीक है। अब ये सूखने लगा, लेकिन बाहर का हिस्सा सूखा है, अंदर का जो हिस्सा है वो अभी भी गर्म है, ठीक है। और इस प्रकार से बाहर का हिस्सा सूखने के कारण उसके आयतन में कमी आई, भार कम कर दिया उसने, ठीक है। तो जैसे जैसे बाहर का हिस्सा सूख रहा है, जैसे कि हमने कह सकते हैं एक कच्चा नारियल लिया, कच्चा नारियल काफी भारी होता है और जो सूखा हुआ जो नारियल होता है वो काफी हल्का होता है, क्योंकि उसमें से जो पर्याप्त नमी है जो कैसा, अब वो ये सूखने की प्रोसेस क्या है कि अगर हम नारियल को कह सकते हैं कि बाहर की तरफ से अगर देखें तो काफी सख्त और कह सकते हैं कठोर नजर आता है, और अंदर से हमें सॉफ्ट कह सकते हैं कि उसमें जो नारियल के हिस्से मिल सकते हैं, जो मैं पानी वाले नारियल की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी नारियल को अगर हम बात करें जब वो गीला था तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा भारी था, तो धीरे धीरे बाहर का जो हिस्सा है वो सूखने लगा, अंदर का हिस्सा अभी भी नमी वाला है या फिर नर्म है, कठोर नहीं।
वो कह रहा है कि जैसे जैसे बाहर का हिस्सा सूखता गया, नीहारिका की गति में वृद्धि होने लगी। सीधा सा सिंपल है कि अगर कोई चीज कह सकते हैं कि सूख रही है और उसका भार कम हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और यहाँ पर उसने कांट की जो गलती थी उस गलती को सुधार दिया। वो कह रहा है कि वो स्पीड जो बढ़ती है, तो जैसे जैसे पदार्थ जुड़ते गए उसकी स्पीड बढ़ने लगी, तो उस कमी को उसने दूर कर दिया कि बाहर का हिस्सा सूख रहा था इसलिए उसकी स्पीड बढ़ गई। फिर जब उसकी बहुत तेज गति के कारण यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण जो निहारिका का जो बीच का भाग है वो भारहीन हो जाता है और उसमें से एक उभार निकलता है, और उभार होने के कारण वहां से एक छल्ला, एक रिंग बाहर निकलता है। ये जो रिंग है ये निहारिका से अलग होकर मुख्य निहारिका जो घूम रही थी उसमें से एक रिंग बाहर निकलेगी। क्यों बाहर निकली? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, बहुत तेज गति से घूम रही थी, इस कारण वहां से उसमें से एक रिंग अलग हो गई, और वो जो रिंग बाहर निकली वो मुख्य निहारिका के चारों तरफ घूमने लगी। ठीक है, वहां पर कांट क्या कहते हैं, टोटल कितने 9 रिंग्स निकले। ये कहते हैं कि रिंग जो निकली वो केवल एक थी, और उस रिंग में से कि निहारिका में से एक ही छल्ला बाहर निकला। इसके बाद जो एक छल्ला बाहर निकला वो भी घूम रहा था और उसमें से 9 छल्ले और निकले। मुख्य निहारिका से एक रिंग निकली, एक रिंग के अंदर से 9 छल्ले निकले। ठीक है, लेकिन कांट क्या कहता है कि निहारिका में से ही 9 छल्ले निकले थे। ठीक है, फिर वो कहता है कि धीरे धीरे ये जो 9 रिंग्स जो बाहर निकली वो धीरे धीरे ठोस होते गए और 9 ग्रहों का निर्माण। रिपीट कर रहा हूं मैं, निहारिका पहले से थी, बहुत तेज गति से घूम रही थी, गर्म थी, तेज गति से घूमने के कारण उसका बाहर का हिस्सा ठंडा होता गया, ठंडे होने के कारण वो बहुत तेज गति से घूमी, बहुत तेज गति से घूमने के कारण बीच में से एक उभार निकला और एक रिंग बाहर। वही एक रिंग धीरे धीरे उसमें से 9 रिंग्स अलग निकली। जो 9 रिंग्स अलग निकली वो तो है हमारे 9 ग्रह, और रिंग का जो पीछे बचा जो हिस्सा है वो है हमारा सूर्य, निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य। कांट क्या कहता है कि जो निहारिका में जो पदार्थ बचा वही सूर्य। ये कहता है कि रिंग में से जो पदार्थ बचा वो है सूर्य। ठीक है, ये सिद्धांत रहा। फिर फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने भी इनमें इनकी जो परिकल्पना थी उसमें संशोधन किया, और जैसा कि वो लाप्लास कहता है कि निहारिका में से एक छल्ला निकला और उसमें से कई पतले छल्ले बाहर निकले, उसके स्थान पर रॉस जो है वो कहता है कि मुख्य निहारिका जो पहला नेबुला तो जो था जो घूम रहा था उसमें से कई छल्ले निकले और अलग हो गए, प्रत्येक एक ग्रह बना और उससे हमारे विभिन्न प्लैनेट की रचना होती है। लेकिन कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कुछ कमियां, कुछ ड्रॉबैक्स इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन ये लाप्लास की जो परिकल्पना है काफी लंबे समय तक चली, लगभग 150 वर्षों तक बहुत ज्यादा मशहूर रही। तब तक किसी ने भी कोई नया सिद्धांत नहीं दिया। ठीक है, इस प्रकार फिर धीरे धीरे कर सकते हैं कि इसके बाद में भी कुछ और विरोध में परिकल्पनाएं या कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स जो निकाली गई, तो 150 साल के बाद सबसे पहली जो कमियां निकाली गई, ठीक है, सबसे पहले कहा गया कि भ्रमण जब तेज गति से जब घूमेगी कोई पदार्थ, उससे कोई पदार्थ अलग नहीं निकल सकते, यानी निहारिका में से कोई पदार्थ निहारिका से अलग नहीं हो सकते। दूसरा कहा गया, जो कमी निकाली गई इस दोनों ही सिद्धांतों के, 9 ही छल्ले क्यों निकले? छल्ले तो 10, 12, 15, 5 भी तो हो सकते थे, इससे अधिक भी तो हो सकते थे। ठीक है, जिसका कोई समाधान नहीं बताया दोनों ने ही कि 9 छल्ले ही क्यों निकले, 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, ज्यादा भी तो बन सकते थे। ठीक है, जब कोई पदार्थ बहुत घनीभवन का कह सकते हैं कि कॉम्प्रेस्ड होता है, सिकुड़ता है, तो पूरा का पूरा गोल पिंड नहीं बन सकता। एकदम गोले के रूप में किस प्रकार से हुआ, वो कहीं
टुकड़ों में बंट भी सकता है, छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया कि छल्लों का जो क्रम है वो अब बंद कैसे हो गया। अगर इसी प्रकार से अगर चलता है तो अभी भी वर्तमान समय में भी वो कार्य जारी होना चाहिए, वो छल्ले अभी भी तो निकलने चाहिए, तो अभी भी तो ग्रहों का निर्माण होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि 9 छल्ले निकलने के बाद ये प्रोसेस खत्म हो गई। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स निकल गए। फिर कहा कि यदि ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है तो विभिन्न जो ग्रह हैं वो द्रव के रूप में होने चाहिए थे, और इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो भ्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनकी सभी की स्पीड समान नहीं होती है, उनमें घर्षण होता रहता है। नेक्स्ट, फिर एक और ड्रॉबैक निकला कि कहा कि सभी ग्रहों के उपग्रह भी बने। मुख्य आपकी निहारिका, उसमें से बना एक छल्ला, और उसी छल्ले में से कह सकते हैं कि 9 ग्रह बने जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसी बीच में बचे हुए पदार्थ, बीच में जो पदार्थ बचा है उसको उसने कहा कि ये सूर्य है। तो सभी कह सकते हैं कि एक ही स्पीड में घूमने चाहिए, एक ही दिशा में। जब मुख्य पदार्थ ये सन अगर उसका पितृ ग्रह है, मैन इसी से ओरिजिन हुआ है, तो सारे जितने भी जो ग्रह है इसी के चारों तरफ घूमने चाहिए। लेकिन दो ऐसे ग्रह है, शनि और बृहस्पति, जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी सारे ग्रह अगर इस प्रकार से इस दिशा में घूम रहे हैं तो दो ग्रह है वो कह सकते हैं उल्टे घूमते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये एक समस्या सामने आई। फिर और कुछ समस्याएं जो सामने आई कि यदि सूर्य जो है मुख्य निहारिका का ही भाग है तो तरल होने के कारण इसके बीच में भी उभार आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है। यानी जो सूर्य है उसमें से अभी भी तो छल्ले निकलने चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि 9 छल्ले निकल गया और उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, उसने माना कि पहले से ही एक गर्म और घूमने वाली निहारिका थी, ये नहीं बताया कि वो निहारिका कहाँ से आई। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, और इस ड्रॉबैक्स के कारण लाप्लास की ये जो धारणा है उसको एक कल्पना मात्र मान लिया, और उन्हीं त्रुटियों के आधार पर एक प्रमाणित किया गया कि